सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल का नमस्कार और बुआ प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बिटिया राजू जरा गले वले लगो। हाँ, ये हुई ना बात। देखो ये एकदम दिल खुश हो जाता है जब गले मिलने दो। जी आ जाता है, बिल्कुल जी आ जाता है। और भाई त्योहार ही आ रहा है, रंग भरा जो त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है। और हमारे साथियों ने पहले ही लिख कर भेज दिया है, क्योंकि आज जो है ना पर्यटन दिवस है। और कहाँ ले चल रही हो बताओ भाई? पर्यटन के लिए तो हम जा रहे हैं रंग रंगीले राजस्थान के एक बहुत ही बेफिक्र अलमस्ती से भरे हुए शहर में, बीकानेर में। हाँ, तो बस बीकानेर के हमारे साथी ने लिखा है कि यहाँ तो आज ही से पूरी होली की हुड़दंग शुरू हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। तो बस हमारे साथी समझ गए ना भाई कि तो वर्ल्ड फेमस बात है कि आज हम घूमने जा रहे हैं बीकानेर। और जब याद करने की बात आ रही है कि होली पर कैसे कैसे किस्से हुए, तो भाई आज होली की तो बात नहीं करेंगे किस्से। आज शादियों में कुछ किस्से ऐसे हों जो आपको याद आ रहे हों, बता दें थोड़ा सा। कुछ मजेदार दिलचस्प किस्से कि बस हंसी भी आई या बड़ा अच्छा लगा और वो बिल्कुल स्मृतियों में बस गए वो किस्से। नहीं, हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो ये भाई तुम ऐसे कहोगे तो फिर तो छांटना पड़ेगा, एक दो टोकरी बनानी पड़ेगी। भाई हमारे जो सखियां हैं या हमारे श्रोता हैं, वो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कौन से किस्से ढूंढ के लाते हैं। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं, है ना। अब भाई देखो, जो हुआ सो हुआ, हो सकता है उसे सबक मिले आगे। तो बातें तो सब करनी है ना, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। वहीं सावित्री बाई फुले का आज स्मृति दिवस है, तो हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, है ना। और आज विश्व किडनी दिवस है, तो हम किडनी की सुरक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे और इस दिन के बारे में क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ ही साथ आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी है, 10 मार्च का दिन, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जानेंगे बहुत जानेंगे हो गया। तो पहले सेहत की बात कर ही ली जाए। हाँ, सेहत की बात, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने हमारी नींव को, हमारी बुनियाद को मजबूत किया, उन्हें याद करेंगे। और फिर हम रक्षा सुरक्षा और जो अपने देश की शक्तिशाली जो पुलिस बल है उनके बारे में बात देखो, क्रम तो पता नहीं अभी, देखो क्या होता है, कौन सी सीढ़ी के बाद कौन सी सीढ़ी आती है। बुआ के साथ है तो बिल्कुल हम आंख मूंद के चल सकते हैं। बस चलो बस चुपचाप। तो भाई अब ये तो देखो वर्ल्ड फेमस है ना कि गुर्दा जो होता है वो क्या काम करता है, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। कि जो भी एसिड है या जो भी सोडियम है शरीर में ज्यादा हो जाए मात्रा, उसका संतुलन बनाता है, निकाल देता है तरल पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट के तरह से, मतलब एक तरह से छान देता है सब कुछ, है ना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। वही हार्मोन्स वगैरह बहुत सारे ऐसे जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, वो भी अतिरिक्त जो होते हैं वो निकाल देता है। तो एक तरह से शुद्धिकरण करता है, तो जरूरी तो बहुत है, लेकिन कभी आज तक उसके बारे में सोचा ही नहीं हम लोगों ने। पता नहीं कहाँ कोने में पड़ा हुआ है कि नहीं। बहुत समय तक नहीं सोचते और अचानक ख्याल आता है तब, जब इस किडनी को या गुर्दे को अचानक थोड़ी सी तकलीफ शुरू होती है और तब हमें ख्याल आता है कि अरे हाँ, गुर्दा भी तो है। नहीं, लेकिन राजुल बिटिया ये बात, दिक्कत यही है ना कि ये नहीं पता चलता, लगता पेट में दर्द हो रहा है या कुछ और है, पता नहीं क्या है। इसकी कोई खास ऐसा लक्षण नहीं आता है, इसलिए इसको कभी कभी साइलेंट किलर भी कहा जाता है। कभी कभी क्या कहा ही जाता है, पता नहीं चलता। जब आपको कोई और समस्या हुई तब पता चला, अच्छा लो ये डैमेज हो चुके हैं भैया, ये तो गए काम से, या पथरी शुरू हो गई है, ये भी एक समस्या होती है, या कोई संक्रमण भी हो सकता है। तो ये इस तरह है कि जो तमाम बीमारियां हैं या जो तमाम समस्याएं हैं, उनके लिए जो सावधानियां बरतनी है या जिन खतरों से सतर्क रहना है, उन सभी बातों को जन जन पहुंचाने के लिए विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, तो इस तरह से कह सकते हैं ना कि एक जागरूकता अभियान है, वो भी स्वास्थ्य के लिए, हम स्वस्थ रहें। और उद्देश्य यही है कि लोग पहले तो समझे कि भाई हमारे शरीर में एक किडनी नाम का भी है कुछ जीव, है ना। बिल्कुल पता ही नहीं है, और क्या उसकी बनावट है, क्या उसकी संरचना है, या उसका काम क्या है, और कैसे वो परेशान हो जाता है, कैसे स्वस्थ रहेगा। तो इन सारी चीजों को समझे, और जिससे कि उससे संबंधित जो भी रोग है, समस्या है, वो ना हो तो बेहतर है ना। और आज ये समस्या जो है वो पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है, किडनी से संबंधित रोगों के बारे में, क्योंकि विश्व में सबके पास किडनी है और उससे जुड़ी जानकारियां नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना, बताया तो कि भाई लक्षण कोई सीधा साधा नहीं होता उसका, तो पता नहीं चलता, है ना। बिल्कुल। तो विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, और वो साल था 2006।
और उस वक्त इस अभियान में सिर्फ 66 देश शामिल थे, लेकिन आज ये संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और हमारी एक साथी ने लिखकर भेजा भी है कि साल 2013 में 157 देशों में गुर्दे की बीमारी के खिलाफ आवाज उठाई गई। प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस के अवसर पर इस प्रकार के प्रचार हेतु एक वैज्ञानिक संपादिका विश्व भर के विश्वविख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञों की ओर से लिखी जाती है। तो कुछ इस तरीके के अभियान शुरू किए जाते हैं अलग अलग वर्ष में। कुछ खास वर्ष ऐतिहासिक हो जाते हैं, जैसे कि 2013 की बात कर रहे हैं ये, तो कुछ इसी तरीके की बात है, इसीलिए हर बार एक थीम रखी जाती है ना। अब साल की तो बात क्या करें बुआ, किडनी के लिए तो हर साल क्या हर दिन हर पल महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस बार की थीम रखी गई है कि सभी के लिए स्वस्थ किडनी, यानी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और इस साल का ये जो अभियान है मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि किडनी केयर के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी बातें हैं उनके विषय में जानें। अब जाने तो जाने, कैसे जाने, तो विविध भारती सुनते रहे, है ना। जैसे कि कुछ खास बातें हैं, है ना। अपनी जो हमारी दिनचर्या है, हम बराबर कहते हैं भाई सुबह टहलने जाओ, ये करो, व्यायाम करो, योग करो, और निराश न करो मन को, और बिल्कुल अपने आप को सक्रिय रखो। ये बहुत जरूरी है हर स्वास्थ्य के लिए, और उसी तरह से किडनी भी एक्टिव रहेगी। बैठे बैठे शून्य में निहारने के बजाय उठो और उस शून्य को जो है वो 100 कर दो। क्या बात है, ये देखो आज इन्होंने कुछ कर दिया, अब इनकी किडनी स्वस्थ हो गई राजू बिटिया की तो हमारे। और पौष्टिक आहार की बात हम बराबर करते हैं, जब व्यंजन विधि हो या वैसे भी आप बराबर ध्यान रखें अपना, पौष्टिक आहार लें, और उसके संग संग आहार के संग संग पेय पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण है ना। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अच्छा, एक और भी मिथ है जो कहा जाता है कि पानी खूब पिएं, तो पानी पिएं, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसान करता है, तो जरूरत से ज्यादा पानी भी ना पिएं। ऐसा मतलब 8-10 ग्लास भाई आपने पी लिए, काफी है वो। और बहुत ज्यादा पानी, मतलब आपका प्यास लगी है तो दूसरी बात है, वरना कुछ लोग जानकर बार बार जबरदस्ती पानी पे पानी पीते चले जाते हैं और ये कहते जाते हैं कि पानी पीना तो बहुत अच्छा होता है, और खाना खाने का मन ना हो तो मत खाओ, लेकिन पानी पीने का मन ना हो तो जरूर पियो। कुछ लोग इस सिद्धांत को देखो उसका अनुसरण करते हैं, तो ये भाई ना करिए। हाँ, मतलब वो लाइन नहीं सुनी होगी ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का भला ना बोलना तो अति का भला ना पानी। तो और एक बात और हुआ कि अब जैसे कहीं पे भी दर्द हुआ तो फटाक से कोई खा ली ऐसी दवा जो कि दर्द निवारक है, या अगर कोई संक्रमण हुआ तो सुन लिया कहीं से कि ये संक्रमण दूर करने के लिए दवा है और वो दवा हमने खा ली। तो ये सब ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि इस तरह की दवाओं का किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और इसके संग संग हमारी जो और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो, इन सब से भी हमारी किडनी को क्षति पहुंचती है। तो फिर वही वाली बात है, जैसे सबसे पहला हमने बिंदु बताया कि व्यायाम करते रहेंगे तो न आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, न आपको डायबिटीज होगी। तो इन सब चीजों को जब संभाल के रखेंगे तो किडनी भी मस्त रहेंगी। और समय समय पर डॉक्टर से जांच भी करवाते रहें। हाँ। ये भी देखना जरूरी है कि हो सकता है शुरुआती कुछ शुरू हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी शुरू हुई हो जिसे इलाज के साथ दूर किया जा सकता हो। हाँ, तो ये भी देखते रहें, क्योंकि लक्षण इसके जो है ना, जैसे सामान्य तौर पर लगती है कमजोरी है, थकावट लग रही है, भूख नहीं लग रही है, त्वचा थोड़ी सी रूखी रूखी से हो रही है, तो ये सब कुछ लक्षण हैं जिससे कि पता चलता है कि किडनी खराब हो रही है। लेकिन हम सोचते हैं अरे मौसम बदल रहा है, लेकिन ये लक्षण किसी और रोग के भी हो सकते हैं। वो क्या लगता नहीं है कि अब आजकल जैसे मौसम में लग रहा है, मतलब त्वचा सूखी सूखी सी लग रही है, है ना, और होली आ रही है तो ऐसे ही होगा सब। बिल्कुल। तो बस तो ये ना सोचे, मौसम अपनी जगह है, वो सब भी है, क्योंकि उसका तो हम उपाय करते रहते हैं, उसके बाद भी लगता है अगर। और इसके लिए खास तौर से एक बात और है, बार बार अगर आपको पेशाब लगती है 6 से 10 बार तक, तब आप थोड़ा सजग हो जाएं और एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लें, चिकित्सक को दिखा लें, है ना। और नशीली वस्तुओं से दूर रहें। अरे भाई कोई ये तो चीज जो कि आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, वो किडनी के लिए भी खराब है। हाँ, है ना। जो मन के लिए नहीं अच्छी है, मन को आपके बिल्कुल दौड़ा देती है, कहीं पर भी दौड़ा कहाँ देती है, एकदम अपना गुलाम बना लेती है और पीछे पीछे नकेल डाल देती है, अपना घूम रहा है आदमी, और उसके संग संग पॉकेट भी दुखी हो जाती है। हाँ। तो भाई ये सब चीजों का ख्याल रखें। और जहां तक ये नशीली वस्तुओं वाली बात है तो हर समय उसके लिए ना ही रहे तो अच्छा है। बिल्कुल, वो हर तरह से खराब है, हर अंग के लिए खराब है। जी। और बुआ, आज हम सावित्रीबाई फुले जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी जो हमारी बहनें रही हैं
महिला रही हैं, बहुत ही श्रद्धेय हैं हम सबके लिए, क्योंकि उन्होंने जो एक मशाल का काम किया, मशाल लेकर आगे बढ़ी। और जो हम बराबर विश्व महिला दिवस पर बात किया हमने कि हमें श्रृंगार करना चाहिए, तो शिक्षा से श्रृंगार करना चाहिए, उससे सजना संवरना चाहिए, तो वो मशाल ये लेकर आगे बढ़ी, है ना। उन्होंने कहा भी, ये कवियत्री भी थी और पहली शिक्षिका तो थी ही भारत की, समाज सेविका भी। तो इन्होंने कहा भी है कि शिक्षा जो है वो धन है जो हमेशा साथ में रहता है। और दूसरी बात ये कि जैसे एक संस्कृत में एक श्लोक नहीं है जिसमें कहा गया है कि साहित्य, संगीत और कला विहीन या शिक्षा के बिना जो बिल्कुल मनुष्य एकदम बेकार हो जाता है, पशु की तरह हो जाता है, वही बात सावित्रीबाई फुले ने भी कही। बिल्कुल, ढेरों पाबंदियों विरोधों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्ति की राह दिखाई, और मतलब बहनों को भी, और मात्र 9 विद्यार्थियों को लेकर 3 जनवरी 1848, मतलब अभी आज की तारीख में अगर हम ये सन सोचो जरा, तो कोई सोच ही नहीं सकता कि हमारी कोई घर की महिला या हमारे समाज की कोई ऐसी स्त्री आगे आ सकती है। उन्होंने पुणे में शुरुआत कर दी, मतलब स्कूल खोल दिया। हाँ, जरा सोचो। और ये शिक्षा के साथ ही उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों का भी पुरजोर विरोध किया। और 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। उनका विवाह 1940 में ज्योतिराव फुले से हुआ। पढ़ने लिखने में उनको बहुत अच्छा लगता था, तो ये देखकर उनके पति ने उन्हें उत्साहित किया और पढ़ने लिखने का मौका दिया। तो उन्होंने फिर उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने स्वयं शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और बहुत योग्य शिक्षिका बनी। बिल्कुल। अच्छा देखो, अगर हम सन की बात करें तो मात्र 17 साल की थी जब स्कूल खोल दिया इन्होंने, है? और 1948 में खुला पहला स्कूल मात्र एक शुरुआत थी। 1 वर्ष में ही सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के सहयोग से 5 नए विद्यालय खोले। क्या बात है, वाह। फिर समाज सुधार की दिशा में भी उनका खासा योगदान था। 1854 में उन्होंने एक आश्रय खोला जहां पर निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और घर से परित्यक्त स्त्रियों को सहारा दिया जाता था। और 1897 में महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला था तो वो लगातार सेवा कार्य में लगी रही, और इस दौरान जो खुद भी प्लेग के शिकार हो गई थी, जाहिर है फिर 10 मार्च 1897 को उन्होंने अलविदा कह दिया इस संसार को। उनकी स्मृति को नमन है और उनसे प्रेरणा लेकर हम सदैव आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। कहीं दूर जाना हो और साथ में एक सुरक्षा कवच हो तो कितनी अच्छी बात होती है। तो हम रहते हैं ना साथ में। लो बुआ तो है हमारी, फिर कर लो बात, इनको तो बस। लेकिन हाँ, आगे आगे बढ़ना है तो पूरे देश के संभालने की जब भी बात आती है तो भाई हमारे सिपाही तो डटे रहते ही हैं, वहीं जो सेना के जवान हैं उनसे हम बड़े सुरक्षित हैं, बड़े वो रहते हैं। लेकिन जब जो तुमने कहा ना कहीं घूमना, मतलब बस राजुल बिटिया को तो घूमने की बात कर लो, तो चाहे हवाई जहाज से चलो, चाहे कुछ करो, तो जब हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, जिनके बारे में सच में हम सब बिल्कुल नहीं जानते, है ना, तो ये एक अर्धसैनिक बल है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक अंग है, जो अपने अदम्य साहस और कौशल के लिए जाना जाता है। 10 मार्च 1969 को गठित हुआ था ये संगठन और अपनी स्थापना के 53 वर्ष पूरे कर चुका है। आरंभ में इसे कुछ संवेदनशील उपक्रमों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। आज ये संगठन आणविक प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष अधिष्ठान, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ऐतिहासिक स्मारकों का सुरक्षा कवच बना है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई तो जब कहीं जाए तो बिल्कुल, तो चाहे हम स्मारक में जाएं, किसी भी उस पे, चाहे हवाई अड्डे में, तो दिख ही जाते हैं ये लोग जो दरवाजे पर बैठ के देखते हैं कि आपका सब चेक करते हैं ठीक से कि हमारा देश सुरक्षित रहे, कोई ऐसा वैसा तो नहीं काम हो रहा है। तो ये सब तो करते ही हैं। इसके अलावा देखो पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, बिजली, कोयला, इस्पात और खनन जैसे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मूल स्रोत है ना, और एक तरह से ये सब तो है ही है। उसके संग संग सामरिक प्रतिष्ठान भी जो होते हैं उन्हें भी ये संगठन सुरक्षा कवच देता है, उन्हें सुरक्षित रख रहा है। और इसके अलावा अगर हम खास बात करें जिसको कि हमारे सब देशवासी जानते हैं, दिल्ली मेट्रो को भी ये संरक्षण प्रदान करता है। मौजूदा समय में केंद्रीय सुरक्षा बल के पास एक विशिष्ट वीआईपी सुरक्षा है जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। और मालूम है केवल 3 बटालियन से आरंभ हुआ था ये संगठन, और आज 1.5 लाख से ज्यादा कार्मिक हैं इसमें। क्या बात है। और इसका अपना एक अलग अग्नि स्कंध भी है जिसको तुम लोग फायर ब्रिगेड के नाम से जानते हो, पता है? वो बहुत सारे प्रतिष्ठानों को सेवाएं देता है।
सुरक्षा के दायित्व को भलीभांति निभाने के लिए इस संगठन में हाई स्टैंडर्ड तकनीकों को अपनाया गया है और ये संगठन निजी एककों यानी कि कॉरपोरेट्स जो होते हैं उनको भी सुरक्षा परामर्श सेवा देता है। मतलब अगर कोई सलाह की जरूरत है तो वहां पर भी ये संगठन अपना काम करता है और इसकी काफी मांग भी बनी रहती है। बिल्कुल भाई, देखो ऐसा है ना, केवल सरकारी प्रतिष्ठान नहीं, जब ये जो तुमने कहा ना कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी हैं उसमें भी अगर वो सुरक्षित हैं तभी हम सुरक्षित हैं। अब हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो घर एकदम कवच वच से हो गया लेकिन पड़ोसी के घर में आग लगी तो नहीं चलेगा ना। तो पूरे देश की सुरक्षा का मतलब कि हर एक एक इकाई, एक एक यूनिट जो भी है वो सब सुरक्षित होनी ही चाहिए। बिल्कुल। सुरक्षा का दायित्व निभाते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आम लोगों के संपर्क में भी रहता है। ये बड़ी बात है बुआ। बिल्कुल। प्रतिदिन हवाई अड्डों पे, जैसे कि अभी आपने बताया था, दिल्ली मेट्रो हो या फिर हम स्मारकों में जाते हैं जब कहीं खास, तो वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के माध्यम से आम जनता के संपर्क में ये सुरक्षा बल रहता है। हाँ, देखो ना, कोई भी दिक्कत आती है तो उन्हीं का तो मुंह देखते हैं ना, ऐसे आशा भरी नजरों से, और वो मदद भी करते हैं। जैसी जरूरत होती है वैसा वो हमें निर्देश देते हैं, हमें बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कभी कभी मार्गदर्शन भी कर देते हैं। जैसे अगर कई बार कैमरा वगैरह ले जाना मना होता है तो वहां पर हम जमा करा सकते हैं और सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। तो इस तरह से जन मैत्री दृष्टिकोण के साथ सुरक्षा प्रक्रिया में संतुलन बनता है और मेट्रो का सफर हो या हवाई अड्डा, हर रोज हम इनके साथ साथ, मतलब कहना चाहिए कि हमें इनकी जरूरत पड़ती रहती है ना भाई। तो इस तरह से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं इनकी सहायता से। बिल्कुल। अच्छा बुआ, खबरों में हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि किसी CISF जवान ने हवाई अड्डे पर यात्री को उसका खोया हुआ सामान लौटाया, या अगर हम ये कोविड काल की बात करें तो इसमें भी इस संगठन के जवानों ने ऐसे अनेक किस्से उनके सुनने को मिल जाएंगे जब उन्होंने लोगों की मदद की और अपनी जान की परवाह किए बगैर की, तो जिसकी वजह से उनको सुरक्षित रहने में मदद मिली। और कई बार तो खाना पहुंचाना, ये सब करना, मतलब बहुत तरह से उन्होंने मदद की। अरे भाई, जब ये देखो ना कि 24 घंटे वो तैनात थे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ, और इस तरह से हम बड़े आराम से रहे, अपने घर में सुरक्षित हम थे लेकिन वो ड्यूटी पर थे, और एक तरह से चुनौतीपूर्ण था क्योंकि वो भी सुरक्षित नहीं थे। कोविड ऐसा नहीं था कि वो, बहुत से जवानों को हुआ भी कोविड। बिल्कुल हुआ। तो इस तरह से कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे लिए कहना चाहिए कि ऑक्सीजन की तरह है। बिल्कुल। और ऐसा ही है ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसका स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। और तो हम ढेर सारी पहले बधाई दे देते हैं अपने सब साथियों को, और हम जब देखें तो हम समझें कि ये किस तरह से काम करते हैं और हमें क्या क्या इनसे मिलता है। तो कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ जब कोई अपना लक्ष्य प्राप्त करता है तो उसे फिर क्या क्या नहीं मिल जाता है और कहाँ कहाँ वो नहीं पहुंच जाता है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। ये बात तो है। और जब लक्ष्य तो पहुंच जाता है, लेकिन तुमने भी तो कुछ लक्ष्य आज निर्धारित किया ना, कहाँ चलेंगे, कब चलेंगे भैया? हमने तो सोचा है बुआ कि आज रंग रंगीले राजस्थान के बीकानेर शहर में चला जाए। बिल्कुल भाई, समृद्ध संस्कृति को इतिहास से चमकता दमकता है, अपनी उसको उसने दमका के रखा हुआ बीकानेर ने। और नाम जब जबान पर आता है ना तो आंखों के सामने वो जीवन से एकदम झलकता हुआ एक स्थान सजीव हो जाता है, जहां राजस्थान का दिल धड़कता है और पर्यटकों का मन तो वहां जाकर वापस आने का होता ही नहीं है ना। अच्छा बुआ, वापसी की बात हम बाद में करेंगे, पहले जरा घूम तो लिया जाए। चलो। तो भाई पहले बीकानेर घूमा जाए, उससे पहले इसके विषय में थोड़ा गहराई से जान लेते हैं। इस शहर की स्थापना राव बीका जी ने 1488 में की थी, और आज भी बीकानेर में 16वीं शताब्दी की इमारतें और वास्तुकला की झलक देखने को मिल जाएंगी। वैसे 15वीं शताब्दी में इसे जांगल देश के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। अब बीकानेर के जूनागढ़ किले की सैर की जाए तो कैसा रहेगा बताओ? बुआ, बीकानेर में बहुत सारी जगह हैं, वो घूमेंगे। हम तो सोचे भाई कि बीकानेर हम तो पहुंच गए ना। बीकानेर में हम घूम रहे हैं तो सोचिए ना, जहाँ पर राजे रजवाड़ों की शान है। और पधारो हमारे देश, क्या बात है। तो स्वागत का तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल बकायदा वो है, एक तरह का रिवाज है और गीत है। मांड गीत जो होता है वो अतिथियों के स्वागत के लिए गाया जाता है। तो वाकई बहुत अपने आप में कहना चाहिए सजीला प्रांत है।
तो अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग? तो हम चले इसके पहले हमारे एक श्रोता ने लिखा है क्या? कि बीकानेर शहर बहुत ही प्यारा है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बीकानेर से हूँ, बल्कि यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। अच्छा, तो फिर इसीलिए तो कह रही है ना कि ये है वहाँ के। आज से हमारे यहाँ तो लोगों पर होली का रंग पूरी तरह से चढ़ गया है। बीकानेर को छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म कर्म बहुत होता है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। बात करें यहाँ के पर्यटन की, तो यहाँ वर्ल्ड फेमस देशनोक का मंदिर है। बुआ देखिए, इन्होंने आपका वर्ल्ड फेमस चुराया है। नहीं भैया, ये देखो, ये वर्ल्ड फेमस इसीलिए है कि सब लोग इसका प्रयोग करें, खूब जम के करें। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि इन्होंने देखिए आपसे प्रेरणा ली है वर्ल्ड फेमस की। और जहाँ दुनिया भर से लोग दर्शन करने आते हैं इस देशनोक के मंदिर में। और भी कई आकर्षक जगह हैं। यहाँ भुजिया और मिठाइयों की तो बात ही क्या है, जो पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। यहाँ की हर बात निराली है, तो इसीलिए तो हम घुमा भी रहे हैं आपको। और इसी तरह से हमारे साथी ने भी लिखा है कि राजस्थान का प्रमुख शहर है। इन्होंने हमारी तरफ बताया कि पुराना नाम जंगल देश था। बीकानेर के राजा जंगल देश स्वामी होने के कारण जंगलधर बादशाह कहलाते हैं। और फिर उन्होंने भी भुजिया कह दिया कि बीकानेरी नमकीन भुजिया पूरे देश में मिलता है। अरे अच्छा, ऐसे मिलता है तो बस खाने पीने के लिए बहुत चला जाए। हाँ, लेकिन पहले घूम लिया जाए। तो सबसे पहले बीकानेर के जूनागढ़ किले की सैर की जाए, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थरों से बना है ये। इसमें भीतर जो है वो संगमरमर का काम किया गया है। इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जिनमें राजा की समृद्ध विरासत के साथ उनकी कई हवेलियां और मंदिर भी हैं। कुल मिलाकर ये जगह जो है जूनागढ़ दुर्ग परिसर कहलाती है, जहां पर बादल महल की अपनी अलग ही सुंदरता है, एकदम अलग मोहक छटा है। बादल महल में पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हों। नीले रंग के बादलों से सजी दीवारें बरखा की फुहारों का एहसास दिलाती हैं, और यहाँ बहने वाली ताजी हवा हमारी सारी थकावट दूर कर देती है। राजू, बादल महल जूनागढ़ दुर्ग परिसर में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और इसीलिए इस महल को स्थापत्य कला का बहुत खूबसूरत नमूना माना जाता है। महल की दीवारों पर की गई शानदार पेंटिंग्स जो हैं वो बुआ सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल ताजगी से भरी हुई हैं। उनका रंग फीके नहीं पड़े हैं। जी, सारा विज्ञान फेल है इन सब के आगे, है कि नहीं? तो यहीं पर बादल महल के अलावा गंगा महल है, फूल महल भी है जो देखने लायक है, संग्रहालय भी है, और ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी चीजें यहाँ पर संग्रहित रखी हुई हैं। आप जाइए, देखिए। इनमें कपड़ों, चित्रों, हथियारों के अलावा पहले विश्व युद्ध के बाईप्लेन तो हैं ही, साथ ही संस्कृत और फारसी में लिखी गई बहुत सारी पांडुलिपियां भी हैं। अब पांडुलिपियां बता दो भैया कि इसको जो हाथ से लिखी हुई जो लिपि होती है वो रखी हुई है पांडुलिपियां। कितनी बड़ी बात है। किताब की शक्ल देने से पहले जो लेखक लिखते हैं वो पांडुलिपियां रखी हैं यहाँ पर। तो मतलब सिर्फ कला ही नहीं, साहित्य का भी समृद्ध खजाना है। तो फिर इस दुर्ग परिसर में मीना ड्योढ़ी देखिए, या करण महल देखिए, या कुंवरपदा महल देखिए, चंदर महल देख लीजिए, या राय निवास कचहरी देखिए, या फिर सुर मंदिर चौबारा और गज मंदिर पर रीझ जाए आप। क्या बात है। और फिर ऐसे ही जो है चतर निवास है, डूंगर निवास है, गंगा निवास महल है, और दरबार हॉल की खूबसूरती तो क्या बात है, अद्भुत कहना चाहिए। और जो भी हो भाई, जूनागढ़ दुर्ग परिसर का आकर्षण बहुत देर तक बांधे रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है गजनेर पैलेस, जो बीकानेर का एक बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर खूबसूरती का इसकी तो क्या कहना है। एक झील के किनारे ये पैलेस पुराने समय में शिकार और छुट्टियां बिताने के लिए बनवाया गया था, और इसे बनवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। तो यहाँ पर बोटिंग कीजिए, या रेगिस्तानी सफारी का भी इंतजाम है यहाँ पे। साथ ही बहुत सारे खेल भी हैं बुआ, बिलियर्ड्स हैं, लॉन टेनिस है, साइकिलिंग है। इसके अलावा अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और चिड़ियों को देखने के शौकीन है तो बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा है यहाँ पर। और इसकी बनावट का तो भाई क्या कहना, देखते ही बनती है। बड़ी खूबसूरती से तराशे गए खंबे और झरोखा हैं, इनकी भव्यता मन को मोह लेती है। बिल्कुल राजसी ठाठ है, और जो बनावट है वाकई बहुत खूबसूरत है पूरे राजस्थान के उसकी। और फिर इसकी तो बात ही अलग है बीकानेर के चीजों की। लालगढ़ पैलेस का भी एक अलग ही आकर्षण है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है, यूरोपीय शैली है इसकी बनावट में अगर देखा जाए तो शैली जो है। और 1902 में बनना शुरू हुआ था, और अब इसे नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया है। और इस महल में एक संग्रहालय है जहां बीकानेर कला के लघुचित्र, हड़प्पा संस्कृति के अलावा यहाँ कुषाण और गुप्त युग से संबंधित कलाकृतियां भी बहुत सहेज के रखी गई हैं।
अब लक्ष्मी निवास पैलेस चला जाए बुआ। चलो चलो। जहाँ पहले राजा महाराजा गंगा सिंह निवास करते थे। इसे ब्रिटिश वास्तुकार ने 1898 से 1902 के बीच बनाया था। इतनी दिनों तक बना था, मतलब कई सालों तक जी। यहाँ के संग्रहालय में राशि चीजों को बड़ी खूबसूरती से संजोया गया है और वाकई देखने लायक हैं ये सभी चीजें। अच्छा लगता है ना कि एक बात तो है कि मतलब सुंदर तो लगती हैं, फिर एक आभास मिलता है कि अच्छा पहले लोग ऐसे रहते थे, ऐसे बर्तनों में खाते थे, कुर्सियां हों, चाहे वो उनके बहुत सारी घड़ियां रखी होती हैं, उन सबको देख के बिल्कुल मजा आता है कि अच्छा हम उसी युग में पहुंच जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो और इसी तरह से फिर बीकानेर की शान कही जाती है रामपुरिया हवेली। यहाँ बहुत सारी हवेलियां हैं। यहाँ धनी व्यापारियों ने इसको बनवाया था। अब जाहिर है राजा महाराजा थे तो व्यापारी लोग भी थे। बीकानेर की पतली गलियों में इन हवेलियों के पास से गुजरते हुए लगता है जैसे प्राचीन यूरोपीय समय में पहुंच गए हैं। और यहाँ भारतीय शैली में बने हुए जो है ना छज्जे अग्रभाग की जो शोभा बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं भाई हमें तो। और हवेली के अगर अंदर जाएंगे तो रंगीन कांच है और मेहराब जो बनी है वो तो मतलब बिल्कुल अद्भुत ही छटा है उनकी। रामपुरिया हवेली के अलावा यहाँ देखने लायक है सोपानी हवेली और कोठारी हवेली। तो भाई हवेलियों का भी शहर है ये, महलों हवेलियों से सजा हुआ बीकानेर। तो बस अब उसके बाद मंदिर पे चलते हैं। सुप्रसिद्ध मंदिर है करणी माता मंदिर। अब ये मतलब देखो अगर तो बाकी सब महलों के बाद, किले महल इन सब के बाद अगर देखा जाए तो ये भी कोई नया नहीं है, 600 साल पुराना है। यहाँ दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ भांडासार जैन मंदिर जिसे 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यहाँ पीले पत्थरों की नक्काशी, बहुत दर्शनीय चित्र भी हैं दीवारों पर, जो जैन तीर्थंकर जो हैं उनके चित्र उकेरे गए हैं यहाँ पर। और एक मंदिर का नाम तो इन्होंने, देशमुख मंदिर का नाम तो हमारे श्रोता ने बताया ही बताया। अब गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य घूमा जाए। बिल्कुल। तो भाई रंग बिरंगे पक्षियों और वन्य जीवों की सुंदरता तो किसे नहीं अच्छी लगेगी, बिल्कुल खो जाते हैं। और भाई हम तो कहते हैं कि प्रकृति के पास जितना रहा जाए उतना कम है ना। ताजगी से मन भर जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है बिल्कुल। और सादुल सिंह संग्रहालय एक ऐसी जगह है बुआ जहाँ पर राजा महाराजाओं की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिन्हें देखकर मतलब हमें गर्व भी होता है कि जो हमारे पहले के लोग थे वो कितने वीर, कितने सुलझे हुए और कितने कुशल शासक थे। बिल्कुल। तो आश्चर्यचकित तो हम होते ही हैं। बीकानेर का गंगा सिंह संग्रहालय भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता और गुप्त काल की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। विभिन्न खंड हैं जिनमें चित्रकला, टेराकोटा, शिल्प, कालीन, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, हथियार, सब बड़े सुरक्षित तरीके से संग्रहित किए गए हैं यहाँ पर। और एक बात जो कि यहाँ की बिल्कुल निराली है, मतलब अनेक बातों के साथ साथ जो एक और बात है वो ये है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ये बीकानेर की बहुत विशिष्ट जगह है और यहाँ एक छोटे संग्रहालय में ऊंट की सवारी भी की जा सकती है और यहाँ पर आप ऊंटों को देख सकते हैं। बहुत सारी किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं, क्योंकि अलग अलग उनके बनावट अलग होती है, उन सबकी प्रकृति अलग होती है, तो वो सब देख सकते हैं आप वहाँ पर। और वैसे भी भाई ये तो कहते हैं रेगिस्तान के जहाज हैं, है ना। कितने दिन तक पानी नहीं पीते तो रेगिस्तान में तो इन्हीं से सब कुछ काम चलता है, बिल्कुल, है ना। तो बीकानेर आकर अगर आपने इनकी सफारी नहीं की, यानी कि कैमल सफारी नहीं की, तो फिर क्या किया, है ना। बात है। तो आनंद तो बनता है। हाँ, बस ये है कि जब आप बैठते हैं और वो उठते हैं उस समय थोड़ा अपनी आंतों को संभाल के रखिएगा, है ना। और यहाँ के भोज्य पदार्थों का तो अपना अलग आनंद है, उसकी खुशबू से ही मन बिल्कुल दीवाना हो जाता है। अच्छा बुआ, जो ये कैमल सफारी है तो इसमें बहुत ऐसा भी इंतजाम है कि अगर आप चाहें तो आप रात का डिनर भी ले सकते हैं। आप घूमते हुए जाएं और घूमते घूमते फिर कहीं अच्छा सा शानदार डिनर भी कर सकते हैं, रात का भोजन भी खा सकते हैं। ये तुमने हमें पहले नहीं बताया था। अब तो बता दिया ना। चलो अब गाना सुनो, उसका तुम्हें डांटते हैं। नहीं, गाना तो हम सुनाएंगे, लेकिन बुआ ये खाने की बात जब शुरू हो गई तो खाने की बात तो हम पूरी अपनी बता ही देना कि भुजिया के अलावा ही क्या क्या होता है। नमकीन है, पापड़ है, ये तो दूर दूर तक मशहूर ही है, बिल्कुल। और कचौड़ी और समोसे वो भी तो है, उनका स्वाद लीजिए। अब भाई चलो ठीक है, अभी ये कह रही हैं तो पहले खाने की बात कर लें। तो ये तो भाई कचौड़ी समोसा तो है ही प्रसिद्ध, उसके संग संग यहाँ का दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और पकौड़ी का जायका तो है ही, फिर घेवर और यहाँ रबड़ी से तो मुंह मीठा के बगैर आप कैसे आएंगे, है ना। बिल्कुल। और बीकानेर के रसगुल्ले और दाल का हलवा भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत स्वादिष्ट होता है।
तो बुआ, अब बीकानेर जाने के लिए हम हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं और हम सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। तो बस ये सोच के जाएं कि बहुत ज्यादा गर्मी भी यहाँ पड़ती है और बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है, तो हर मौसम का पूरा आनंद लेता है ये शहर, शहर भी कह सकते हैं। तो आप ये सोच कर जाएं। और वैसे जो रंग रंगीला ये जो बीकानेर है वो किसी भी मौसम में आपका मन मोहने के लिए बिल्कुल तैयार मिलेगा। जैसा कि कहा ना कि बहुत अलमस्त होते हैं, बेफिक्र होते हैं और उसी मस्ती में आपको भी रंग लेते हैं। सही बुआ, खनकती चूड़ियों का मौसम तो तब भी आता है जब शादियां होती हैं। बिल्कुल आता है और बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। देखो ऐसा है ना कि सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। हालांकि उससे पहले एक बात और बता दें राजुल बिटिया कि बहुत सारे लोगों ने किडनी के बारे में जो लिखा है वो तो हम थोड़ा जिक्र करना भूल गए कि किडनी जो दान की जाती है और उससे लोगों को जीवन दान मिल जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने ये बताया, जैसे कि किसी की बेटी, किसी की माँ ने, अभी उन्होंने बताया कि हमारी भाभी ने अपनी बेटी को किडनी डोनेट की, स्वास्थ्य उनका नरम गरम चल रहा है। ऐसे ही किसी ने बताया कि कई लोगों ने जान भी गंवा दी लेकिन देकर एक मिसाल भी कायम कर दी। तो कुछ इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई। तो जब भी ऐसा मौका आए तो व्यवस्था मतलब भी देखें कि किस तरह से आप किसी को दे सकते हैं और अगर दे रहे हैं, ले रहे हैं तो पूरा सब देख के चाक चौबंद होकर अच्छे से जांच वांच करके, ताकि दोनों सुरक्षित रहें, तब अच्छा लगता है। और ये भी एक बहुत पुनीत कार्य है ना? बिल्कुल, अंगदान तो बहुत ही पुनीत कार्य है जी। अब अगर हम इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते चलें बिल्कुल तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, और शादी में बड़ी जरूरत पड़ती है सब एक दूसरे की मदद करें। पहले तो लोग कहते थे ना कि पूरा कोई बाहर से किसी को नहीं बुलाता था, सब मिलजुल कर काम करते थे। लेकिन शादी ब्याह की जब बात आती है तो एक बार गाँव में हम लोग गए थे तो जो घोड़ी थी वो इतनी छोटी थी कि जो वर था उसका पैर ऐसे ही जमीन पर आ रहा था और वो दौड़ रहा था। ये बात तो ये हमारे एक श्रोता ने लिखी है, उनके बिल्कुल उलट हो गई। हाँ। कि आज शादी के किस्से विषय पर मेरी ही शादी का एक किस्सा याद आ गया जो हास्यास्पद है। मेरी बारात लगने के समय में जब घोड़े पर बैठने लगा तो घोड़े की ऊंचाई करीब 6 फीट की होगी। मैंने एक पैर हुक पर रखा और जोर से छलांग लगाई तो हुक में से पैर निकल गया और मैं सीधे घोड़े के उस तरफ निकल गया। संयोग से उस तरफ मेरे 2 बहनोई खड़े थे तो उन्होंने संभाल लिया, नहीं तो नीचे गिर सकता था। तो भाई देखिए, बहनोई, मौसा मौसी, मौसा लोग, फुफा लोग होते भी तो इसीलिए है ना। कुछ लोग रायता परसते हैं और कुछ लोग मुंह मीठा करा देते हैं और कुछ रायता फैलाते भी हैं। वही फैलाना, अब कहना नहीं चाह रहे थे। एक और संदेश है क्या? कि जब बारात आती है और बैंड बाजा बजने लगता है तो उसमें से नाचने वाले, जिसे नाचना भी ना आता हो, वो लोग जब नाचने की कोशिश करते हैं तो फिर उनकी हरकतें देखकर बहुत हंसी आती है। कोई पतंग उड़ा रहा होता है तो कोई नागिन डांस करता है। केवल पतंग कहाँ उड़ाते हैं, कुछ लोग तो बल्ब भी निकालते हैं। हाँ, लगाते हैं, वो भी करते हैं। वो तो अपनी मौज का नाच है और बस कैसे भी आप नाच लीजिए जी। और पैसे भी बहुत उड़ाए जाते हैं तो ठीक है। और एक बहुत मतलब मजेदार ये संदेश मुझे लगा कि शादियों में जोड़े पर ध्यान कम, मेरी तो निगाहें भोजन पे ही टिकी रहती हैं और अधिकतम ठंडा पानी, आइसक्रीम का सेवन करने के लिए ज्यादा मुंह ललचाता रहता है। लो ये तो वर्ड फेमस है ना, सबका ध्यान वहीं रहता है। किसी ने बहुत मजे से बताया कि आने के बाद भी शादी से जब लोग लौटते भी हैं तो ये नहीं बताते कि लड़का लड़की कैसे लग रहे थे, जोड़ा कैसा लग रहा था, बस थोड़ा बहुत बताएंगे ये कि अच्छा वहां पर 16 तरह का अचार था। और खाने में जो मिठाइयाँ थी उनकी तो बात ही क्या थी, मिठाई नहीं अच्छी थी। हाँ, वो भी रहता है और उसके संग भी ये भी रहता है कि इतनी चीजें कि दुनिया की कोई ऐसी सामान नहीं था, खाद्य सामग्री जो नहीं थी। तो भाई दूल्हा दुल्हन तो इसी मन में होते हैं कि उनका मन में तो ये विचार चलता रहता है कि भाई शादी है, उसका तो उत्साह अलग होता है, लेकिन जो शादी में जाते हैं उनका उत्साह कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल, वही स्टॉल देखते रहते हैं क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं बना है और कौन सी चीज गर्म और कौन सी चीज ठंडी है और पानी तो मिलता ही नहीं, एकदम कोने में रख दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है, यादगार पल होते हैं, बहुत दिलचस्प भी होते हैं। अब क्या बताएं, मेरी शादी की बात है, आज से 40 साल पहले जो शादियां होती थी, बड़े बाराती आते थे। बाराती शादी के दूसरे दिन रुकते थे, जिसे मरजात कहा जाता था। शादी अच्छे से निपट जाए तो सभी को रहता ही था, है ना।
मजात के दिन मेरे एक भाई से बाराती पार्टी को नोकझोंक हो गई और मेरे बड़े भाई ऐसी कुछ ठसक वाली नौकरी में थे कि उन्होंने चिढ़कर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बस बात बिगड़ गई। अब खाने के लिए मनोवल हुई तो कोई बाराती खाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। रात भी ज्यादा होने लगी। शादी ब्याह में बढ़ाने चढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं। इसी बीच में एक बच्चे ने बताया कोई 2 आदमी बाहर आपको बुला रहे हैं। मेरे पिताजी आगंतुक को देखकर अवाक रह गए। मेरे पति थे और उनके मित्र कहने आए थे आप जाइए और मेरे चाचा जी को मनाइए। मेरे पिताजी तो भाव विभोर हो गए। पिताजी क्यों, पूरा परिवार भाई, क्योंकि लड़का खुद चुपके से आके ससुर को ये बात बता रहा है कि रात को 1 बजे लोगों को जाके मना लीजिए। तो भाई इस तरह से माहौल खुशनुमा हो गया, सबने खाना खाया पिया, तो बड़ी अच्छी बात होती है। कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं, सभी लोग रायता नहीं फैलाते। बिल्कुल है बिल्कुल, कुछ लोग बात बना भी देते हैं। अच्छा बुआ, बात बनाने की जब बात आती है तो देखिए एक संदेश हमारे एक साथी ने भेजा है कि शादियों का घर हमेशा दिल भरने वाला घर होता है। मैं उस वक्त 8 साल की थी जब हमारी मौसी की लड़की की शादी थी। मैं शादी का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। असली मौज तो इन्हीं लोगों की रहती है, छोटे छोटे बच्चों की ना। पर बचपन में सारी रात जग पाना बहुत मुश्किल होता है। विदाई का वक्त सुबह का था और मेरी बहनों ने महलों का राजा मिला गीत गाना शुरू किया और मेरी नींद खुल गई। इस समय परिवार में सभी काफी भावुक हो गए थे और मैं काफी नाराज थी अपनी जीजी से कि मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। मैं एक छोटी सी बच्ची बहुत दुखी थी। मैंने सारी शादी मिस कर दी। इस दुख और अफसोस का आभास मुझे आज भी स्पष्ट याद है। भाई देखो ऐसे में तो यही होता है, सब लोग एक दूसरे से कह के सोते थे देखो अगर हमें नींद लग जाए तो उठा देना, और विदाई से पहले तो बिल्कुल उठा देना। है ना। अच्छा मजेदार बात तो ये है कि चलो इन्हें तो दुख हुआ, लेकिन गीत वगैरह जब बजते हैं तो अक्सर जैसे बारात लग रही हो तो वो वाला गाना है, कहने के लिए तो पहली लाइन बड़ी अच्छी है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, लेकिन उसमें आता है ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई देख लो जरा सा, अभी तो बारात लगी भी नहीं और गाना क्या बज रहा है। तो इन सब चीजों से भी बड़ी स्थिति जो है बड़ी मजेदार हो जाती है ना। हाँ, वैसे जो बारातों का एक बहुत मशहूर गाना है वो तो सुनेंगे ही ना, वो तो उसके बिना तो चलती ही नहीं बारात आगे। अच्छा वैसे बहुत मजेदार रस्में भी होती हैं, जैसे जूता चुराई की रस्म होती है। उसका तो पूछो मत, अगर नहीं मिलता था जूता तो हम लोग बस उसी में चाशनी वाशनी डाल आते भाई कुछ लोगों ने ये भी लिखा है, उन्होंने एक संदेश है कि जूता चुराई जिया जी नहीं दे रहे थे तो हम सालियों ने उनका कोट चादर से पिन कर दिया। जब उठे होंगे तो चादर उठ गई होगी। और कुछ कवि लोग होते हैं, उनका थोड़ा अनोखा तरीका होता है। बहुत पुरानी बात है, जब शीन शीना की बुबला बू फिल्म आई और एक बहुत पुराने कवि उन्होंने बताया कि हमारी बारात में ऐसा हुआ कि हम चल रहे हैं और उसके बगल में पहले जब पोस्टर जो होता था वो ट्रायंगल तरीके से पहिया नीचे लगा के और वो चलाते थे लोग, मतलब लड़के उसको लेके पुरुष कोई उसको सड़क पे चलाते थे और उसके संग संग कुछ झुंझुना जैसा बाजा बजता था, कड़क कड़क के झिन टाइप का। हाँ वैसे ऐसे प्रचार तो ऐसे ही होता था पहले। हाँ। तो सड़क पे वो लेके घूमते थे, तो वो चल रहा था और शीन शीना की बुबला बू का पोस्टर संग में चल रहा है, एक इधर एक बाएं एक दाएं घोड़ी के उनके। तो वो उन्होंने कहा घोड़ी वाले से थोड़ा धीमा करो, धीमा कर दिया तो वो भी खड़ा हो गया। अच्छा फिर बोले थोड़ा तेज बढ़ाओ तो वो फिर तेज हो जाए। तब उनको लगा कि नहीं ये तो साथ में चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसको बुलाया, साथ में क्यों चल रहे हो? तो बोले वो भाई साहब ने हमें 10 रुपए दिया है कि संग में चलना घोड़ी के। तो